नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का सीबीएसई ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में मैं एक निबंध विश्व पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव ये आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी। विश्व देखकर हो ललचाता, दूजा भारत रचाना दाता। आचार्य निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था 2023 को। निबंध का जो शीर्षक था वो था विश्व पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव। बहुत ही उत्तम कोटि का निबंध प्रस्तुत है आपके समक्ष, जहाँ पर भारत किसी भी रूप में, चाहे वो संस्कृति हो, शिक्षा हो, तकनीकी हो, विज्ञान हो, खेलकूद हो, सभी क्षेत्रों में विश्व पर अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ बहुत ही खूबसूरत तरीके से तस्वीरों का चित्रण कर अलग अलग जो उक्तियां हैं, महापुरुषों के वचन हैं, उनको दर्शाते हुए ये निबंध आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस निबंध के माध्यम से आप जानेंगे कि किस प्रकार जो भारतवर्ष है ये पूरे विश्व में अपनी छाप बढ़ाता जा रहा है। मैं भारतवर्ष की बात करूंगी। भारतवर्ष वो देश है जहाँ संस्कृति से लेकर विज्ञान, प्रगति, शिक्षा से लेकर मानव निर्माण की बात होती है। हमारा देश एक युग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस मिट्टी के कुछ जो बाधाओं से हमें निकालती है ये मिट्टी, भारतवर्ष समस्त भूमंडल की नाभि है, यानी कि पूरा विश्व उसका जो केंद्र है वो भारतवर्ष है। यहीं से धर्म की, यहीं से शिक्षा की, यहीं से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। हमें अपने भारत देश पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम उन मनुष्यों में हैं जिनका जन्म इस पवित्र भूमि पर हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें यहाँ पर अपने जीवन लीला करने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ है। भगवान की हम सब पर असीम कृपा है। पूरे विश्व में भारतीय होने का गर्व सदैव हमारे हृदय में रहता है। हम प्रतिदिन कोई ना कोई इस प्रकार की खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि आज भारत ने यह इतिहास रचा, वो इतिहास रचा। विषमताओं के चलते, इतनी ज़्यादा जनसंख्या के चलते भारतवर्ष आज भी बुलंदियों पर है, जिस तरह से वो प्राचीन काल में था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, इसका परचम सदैव विश्व में लहराता रहा और पुनः
माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको जीवंत कर दिया। जो हमारा 1600 से लेकर 1857 तक का काल रहा, उसमें अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश की कि वो भारतवर्ष को उसकी संस्कृति से दूर कर दें। ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में 7,04,032 गुरुकुल थे। वे गुरुकुल जहाँ जन जन की पहुँच थी, वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक, वहाँ पढ़ने वाले शिष्य अद्भुत थे। और उन गुरुकुलों को देखकर अंग्रेज़ों ने ये बात समझ ली कि अगर भारत पर राज करना है तो सबसे पहले इसकी रीढ़ की हड्डी, जो इसकी शिक्षा है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की परंपरा, यहाँ के रीति रिवाज हैं, उनको तोड़ना होगा। धीरे धीरे उन्होंने मिशनरी स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स खोले और जो भारतीय शिक्षा का पतन है यहीं से शुरू हो गया। इतने सुंदर सुंदर विरासत में मिले हमें, जो वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जाने जाते हैं, ताज महल, हवा महल, रॉक टेम्पल, नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क, ये सभी जो अद्भुत रचनाएं हैं भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं। इस शिक्षा को ख़त्म कर अंग्रेजियत जो अंग्रेज़ों ने डाली, हमारा विज्ञान जो चरम सीमा पर था सुश्रुत के समय पर, वो न्यूनतम स्थिति में आ गया। हम अपनी पहचान भूलने लगे और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़ने लगे। पाश्चात्य संस्कृति ने ना ही हमें अपंग बनाया, बल्कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें अपना रंग देकर भारत के भविष्य को भी एक खतरे में, एक अंधकार में, भविष्य में डाल दिया। आज ज़रूरत है कि हम अपनी ताकत को पहचानें। G20 नई शिक्षा नीति 2020 इस तरह की जो नीतियां हम अपना रहे हैं, भविष्य में अवश्य ही वापस हम उस विश्व गुरु भारत को प्राप्त कर लेंगे। ये बोलते हुए मुझे गौरव होता है कि हमारे वैज्ञानिक वो करिश्मा कर जाते हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। अभी हाल ही में आपने देखा कि चंद्रयान जो दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने सफल स्थापित किया, पूरा विश्व उसे एकटक देखता रहा। ये हमारी ही सक्षमता है कि हम विषम परिस्थितियों के होते हुए, इतनी जनसंख्या, इतनी गरीबी, साधनों की कमी के होते हुए अपने प्रयासों में पीछे नहीं हटते और सफल रहते हैं। आज भारत का लोहा पूरा विश्व मान रहा है और इसी बढ़ते प्रभाव को इस निबंध के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। खेल जगत हो या भारत कोकिला नाइटिंगेल, जो सुरों की रानी है लता मंगेशकर, किसी भी व्यक्तित्व का कोई जवाब नहीं, सभी लाजवाब हैं। भारत अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है पूरे विश्व के लिए। यहाँ जिन जिन लोगों ने आक्रमण किए, वे लोग बहुत कुछ सीख कर गए। ये धरती इतनी पवित्र है, इतनी धार्मिक है कि यहाँ आने वाले क्रूर किस्म के आक्रमणकारी भी मोक्ष की राह पर चल पड़े। सर्वस्व त्याग दिया उन्होंने और भविष्य में कभी ना लड़ाई करने का संकल्प लिया। हमारे भारतवर्ष में
जो नवाचार और भ्रष्टाचार, इनकी अगर बात कहें तो नए दिन, नई नई इनोवेशंस और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कदम कदम पर नए नए कानून, उनका पालन और एक नज़र चित्रगुप्त के कैमरे की सभी व्यक्ति महसूस करते हैं, कर्म थ्योरी पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर का कैमरा सीसीटीवी कैमरे से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। जो भी वो काम करते हैं ईश्वर की नज़र में करते हैं और ईश्वर की नज़र में किया हुआ काम ईश्वर के डर, ईश्वर के भय, ईश्वर की कृपा दृष्टि, ईश्वर के शरणागत होकर कोई भी किया हुआ काम कभी विफल नहीं होता, ऐसा मानना है भारतवर्ष के रहने वाले भारतवासियों का। मेक इन इंडिया जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया, उससे आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न है वो बहुत हद तक पूरा हुआ। लगे हुए हैं हम अपने देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने, और इसमें प्रत्येक जन का, प्रत्येक भारतवासी का योगदान है, चाहे वो नेता के रूप में हो, चाहे वो श्रमिक के रूप में हो, आम आदमी के रूप में हो। सब लोगों के साथ, सब लोगों का हाथ सदैव भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जा रहा है। भारतवर्ष वो देश है जहाँ इस बात पे विश्वास किया जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय यहाँ के लोगों की पहचान है। ऐसा नहीं है कि भारत को हम एक प्रगतिशील देश के रूप में सदा देखेंगे। ये बहुत जल्दी विकसित देशों में प्रथम स्थान पर आने वाला है। बस ज़रूरत है हमें एकजुट होकर इसके लिए कार्य करने की, सकारात्मक सोच रखने की और सदा मिलजुल कर काम करने की। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इन मूल्यों के खिलाफ खड़े होकर हमें तोड़ सके। हम प्राचीन काल में भी सर्वोपरि थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भारतवर्ष की जो जड़ें हैं वो ऋषि मुनियों, वेदों, पुराणों और पवित्र ग्रंथों से रची हुई हैं। ऐसी जड़ों का जो वृक्ष है, एक वट वृक्ष, बहुत बड़े वृक्ष की भांति सदैव भारत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव भारत के कल्याण में लगे रहते हैं और इनकी नीतियों को, इनकी रीतियों को पहचानने का दृष्टिकोण हर भारतवासी के पास होना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ से उठकर हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रहित कार्य करें, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वो हमारा कल्याण करेगा, लेकिन ये कल्याण अनिश्चित समय तक रहेगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों को इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कुछ काम करते हैं तो ये अवश्य है कि इसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा और हमारा जो राष्ट्र है वो भी प्रगति करेगा। आज बहुत देशों की नज़र हमारे ऊपर है, हमारे कार्यों पर है, और आप सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब कोई प्रगति करता है तो उसको पीछे करने के लिए सभी जो
लोग हैं वो लग जाते हैं। इस होड़ में, इस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। आपसी हमारा भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपस में टूट गए तो हमारी जो शक्ति है वो देश को आगे लेकर नहीं जा सकती। जब जब हमने कोई नया काम किया है, जब जब हमने कोई नया आविष्कार किया है, वो इसीलिए संभव हो सका है कि हमने एकजुट होकर टीम वर्क किया है। बिकॉज़ जो टीम वर्क है वही एकमात्र ऐसा स्रोत है, ऐसा सोर्स है जो हमारे काम को सफल बनाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नई नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, जिससे आम आदमी का विकास हो रहा है और हम उन क्षेत्रों में भी विकास कर रहे हैं जहाँ हम कुछ वर्ष पूर्व बहुत पीछे रह गए थे। हमारे पास स्वयं के साधन हैं, स्वयं के स्रोत हैं और हम इन स्रोतों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। इस निबंध में मैंने हर क्षेत्र को दर्शाया है जहाँ पे भारतवर्ष ने संपूर्ण विश्व पर अपना परचम फहराया है। भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार लेकर आया है। जो 2020 नई शिक्षा नीति है, वहाँ पर कोशिश की गई है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो पाश्चात्य संस्कृति का पीछा ना करें और अपनी संस्कृति से जुड़ें। मानवीय मूल्यों का उल्लेख है और मूल्य परक शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है, ताकि बच्चों के अंदर सब्र, सहनशीलता, ईमानदारी, संवेदनशीलता का विकास हो सके। क्योंकि अक्षर ज्ञान के रहते हुए हम मूल्यों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर मानसिक रूप से हमें आध्यात्मिक रूप से सक्षम बनना है तो हमें मूल्य परक शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा और ये सारी बातें 2020 नई शिक्षा नीति में शामिल की गई हैं। इस शिक्षा नीति के तहत बच्चों में योग, अपने भारत के इतिहास को जानना, महापुरुषों के बलिदान के बारे में जानना और जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं उनको पहचानना, माता पिता का आदर करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना इत्यादि अनेक चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। विषयों के साथ साथ दूसरे विषयों को भी इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसमें स्किल एजुकेशन जो कक्षा 6ठी से शुरू होती है, वहाँ पर इस प्रकार के विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा है जो पढ़ाई के साथ साथ किसी गुण में भी निपुण हों। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भारत की बेटियां देखिए, कल्पना चावला, किरण बेदी, लता मंगेशकर, इन्होंने अपने कार्यों से सदैव भारत का नाम विश्व में सर्वोपरि रखा है और दूसरों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत हैं
इनकी जीवनियाँ बच्चों को सुनाई जाएं, ताकि वे भी देखें कि किस प्रकार आम परिवार से ये बच्चियाँ खास काम करके देश की बेटियाँ, देश की धरोहर बनी हैं। भारत का गर्व है पीटी उषा, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू और न जाने कितने हम अपने बच्चों को इनकी कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, ताकि ये हमेशा याद रखें कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते, बस ज़रूरत है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, एक दृढ़ संकल्प की। भारत जननी है ऐसे महापुरुषों की, जिन्होंने अपने कार्यों से सदैव भारतवर्ष का नाम ऊंचा रखा है और आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का कार्य किया है। आज आप नासा की बात करो तो वहाँ पर जो बहुतायत में वैज्ञानिक हैं वो भारतीय मूल से हैं। यहीं से पता चलता है कि हमारी आनुवंशिकता जो हेरिडिटी है, वहीं से कितने उत्कृष्ट दिमाग हमने विश्व को प्रदान किए हैं। इसरो के वैज्ञानिक जो एक बहुत बड़ी सफलता के साथ उभरे, दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा पे, जहाँ पर आज तक किसी ने भी अपना परचम नहीं लहराया, वहाँ ये सफल हुए। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं जहाँ पर नए नए आविष्कार, नवाचार करके भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतवर्ष का नाम संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध किया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये निबंध उन्हें पढ़ाना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने आप को अगर जानना है तो भारतवर्ष को जाने बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि हमारी जो जीवन है ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। हम इससे भिन्न, इससे अलग बिल्कुल भी नहीं हैं। ये देखिए हमारे वैज्ञानिकों ने किस तरह मलबा हटाने का तरीका अपनाया अंतरिक्ष में, जो पूरी दुनिया ने देखा। पहला ऐसा आपदा अस्पताल भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया जो पूरे विश्व में नहीं है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा। आज हमसे विश्व के अनेक वैज्ञानिक, शिक्षाविद, नेतागण प्रेरणा ले रहे हैं, हमसे आइडियाज़ ले रहे हैं, डिस्कशंस चल रही हैं बहुत सी नीतियों के ऊपर, बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर। भारत में इन्वेस्ट किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत
कम समय में भारत ने काफ़ी बड़ी प्रगति हासिल की है। विश्व पर बढ़ते प्रभाव को देखकर वो दिन दूर नहीं है जब भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा और सभी देशों में सर्वोपरि होगा। हमें नाज़ है अपने वैज्ञानिकों पर, उनके आविष्कारों पर, उनकी मेहनत, उनके परिश्रम पर। हर बच्चे के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो खूब मेहनत और लगन से काम करे। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा खूब तरक्की करे, उसका बच्चा उससे सफलता में 10 गुना आगे बढ़े। यही कामना रहती है माता पिता की, इसलिए वो अच्छे से अच्छी परवरिश अपने बच्चों को देते हैं। जो सुख सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हुई वे अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। एक ही कोशिश होती है उनकी कि उन्हें कोई कमी ना रह जाए। जब इस तरह का त्याग माँ बाप से बच्चों को मिलता है जिस देश में, तो वहाँ के बच्चे क्यों ना उन्नति करें। समय का सदुपयोग कर, साधनों का उचित प्रयोग कर अवश्य ही हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये बात पक्की है, ये बात हम सबको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, खेल जगत की बात हमने की, शिक्षा की बात की, संस्कृति की बात की, विज्ञान शक्ति की बात की, खेलकूद की, बहुत सारे आविष्कारों की बात की, नई नई शिक्षा नीतियों के बारे में बात की, भारत की सोच और सकारात्मकता की बात की, दृष्टिकोण की बात की। इन सभी को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि भारत पूरे विश्व पर अपना प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब प्रत्येक देश इससे प्रभावित होकर भारत की जय जयकार करेगा। भारत माता की जय, ये गूंज विश्व के हर कोने में होगी और हम सबको भारतीय होने का गर्व और भी अधिक हो जाएगा। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी खामियों को दूर कर भारत की प्रगति में अपना सहयोग करें। कोई भी ऐसा कार्य हमसे ना हो जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े, राष्ट्र को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए ये मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक निबंध के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति निर्माण के रूप में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसे ध्यान से सुने और इस निबंध को पढ़ें और इसे पढ़कर इस वीडियो को सुनकर अगर उनमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं समझूंगी मेरा ये प्रयास जो है निबंध लिखने का सत्य अर्थों में पूरा हुआ। आपके सब्र और आपके जो सहनशीलता है मुझे सुनने की, जो समय आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने बड़े ध्यान से इसे सुना और जितने लोगों को आप जानते हैं
उन्हें आपने इस वीडियो को फॉरवर्ड किया। धन्यवाद।